चरणों में वंदन करता हूं। और मेरे सामने सम्मुख जितने भी मेरे किसान पदाधिकारी और कार्यकर्ता और धरती पुत्र बैठे हैं, उनके चरणों में वंदन करता हूं। मंच पर मेरे जितने भी महान भाव बैठे हैं, उनको भी चरण वंदन करता हूं। मेरे साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, संगठन में संगठित रहने के लिए क्या करना चाहिए। हम वही परिवार आगे बढ़ता है जिस पर है, और परिवार के मुखिया के प्रति प्रेम होता है, आदर होता है, भाव होता है, वही परिवार आगे बढ़ता, परिवार से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जब किसान सोनू जी पर्यावरण के बाद फिर ट्रैक्टर वाले के पास जाता है कि भैया मेरे खेत में वोट आ गई है और मेरा खेत भर दे। खेत भरने के लिए ट्रैक्टर वाले के पास जाता है, फिर वो बीज लाता है, खाद लाता है। अगर उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो लाला से उधार लाता है। अपने गांव के किसी भाई सज्जन पुरुष से पैसे उधार लेकर अपनी फसल को बहने का काम करता है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? उसकी पत्नी के पास अगर चंद पैसे होते हैं तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि लो ये मेरे पास पैसे हैं, आप फसल लो, आपकी सरसों की फसल लो। और वही किसान जब खेत के पेड़ पर जाकर ओट देखकर और गेहूं अपना सरसों का बीज बिखेर कर ट्रैक्टर चलाकर जुताई करके और उसको बहने के बाद फसल का इंतजार करता है कि ये कब उगेगी, और बीज खराब होने की वजह से वो उसकी लहा की फसल मारी जाती है। बीज खराब होने की वजह से किसकी फसल मारी गई? किसान की। अब किसान अपने कंधे पर बोझा डालकर और सीधा पहुंचता है व्यापारी के पास कि लाला जी बताओ तुमने बीज कैसे उगाया, या तो हमारा रहा हो तो वो लाला, वो व्यापारी क्या कहता है उस किसान से, जिस किसान की 70 और 60 साल की उम्र है, जो फसल की हवा देखकर बता देगा कि आज पछाड़िया है कि पुरवाई है कि गंतीरा, कि हमें कैसे फसल बोनी है, बारिश होगी या नहीं होगी, कितने खेत में ओट है, कितने में ओट नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बता देगा नहीं बता देगा 60 साल 70 साल में किसान। तो वो व्यापारी क्या कहता है, अरे काश्तकार तुमने फसल ओट ना देखी वही खेत की, ऐसे ही सूखे में खेत होगी। यानी हमें वो मूर्ख बनाता है और वहां से हमें धक्का मार के भगा देता है। फिर जब हम अपने घर में आकर चूल्हे के पास बैठकर अपनी पत्नी के पास अपना दुखड़ा रोते हैं कि आपकी तो अपनी फसल मारी गई, अब पैसा कहां से लाए। तो किसान साथियों, फसल किसान की मारी गई, क्या ट्रैक्टर वाले का पैसा मारा गया? उस पर तो किसान का खड़ा है पैसा। क्या ट्यूबवेल पानी वाले का पैसा मारा गया? उसका पैसा तो खड़ा है स्कूल पर। क्या उस फसल में बीज देने वाले का मारा गया? क्योंकि किसान बहुत सीधा और भोला होता है, वो किसी की बेईमानी करना नहीं चाहता है, वो सबका पैसा चुकाता है और उसी पैसे को चुकाते चुकाते वो कर्ज में डूब जाता है, वो कर्ज में डूब जाता है। तो किसान आयोग का जब गठन होगा तो किसान आयोग में हमें हमारी फसल की रिपोर्ट करने का अधिकार होगा। उस बीज कंपनी के खिलाफ, और जब उस बीज कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट करने का अधिकार होगा तो बीज कंपनी आपसे समझौता करेगी और आपकी जो फसल मारी गई है उसका मुआवजा देगी। तो फिर हमारी पत्नी क्यों कर्जे में डूबेगी, हमारे बच्चे क्यों कर्जे में डूबेंगे, का पैसा मिलेगा। तो किसान आयोग का गठन होना चाहिए या नहीं? एक आवाज में बताया, होना चाहिए। दूसरी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, इस देश के अंदर दोहरे कानून हर जगह पर है, और उस दोहरे कानून में सबसे ज्यादा अगर किसी का उत्पीड़न होता है, किसान का मतलब है इस देश का अन्नदाता, जो खेती करता है, जो फसल बोता है, खेत खार में मजदूरी करता है, वो किसान है। लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों ने हमें किसान छोड़ा ही नहीं है, हमें जातिवाद में बांट दिया, हमें धर्मवाद में बांट दिया कि आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप जाट हैं, आप गुर्जर हैं, और किसान को खत्म कर दिया।
सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जब किसान को खत्म कर दिया तब किसान के ऊपर शोषण शुरू कर दिया। यहां पर कितने ब्राह्मण भाई बैठे हैं, आज बीजेपी की सरकार चल रही है। ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं, ठाकुरों से पूछना चाहता हूं, बनिया गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, लोग कहते हैं साहब इनकी पार्टी की सरकार है, तो आपके गेहूं का 3000 बिक रहे हैं, जो हमारे गेहूं 2200 बिक रहे हैं, बताएं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इससे पूर्व में और सरकार रही, कोई कहते हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकारी के है जो हमारे 2200 बिक रही। सरकार कहती रेट रखती है, लेकिन वोट के लिए आपको जाति में बांटती है। तो अब हमें बटना नहीं है, हमें खड़ा होना है और अपने अधिकार के लिए लड़ना है। सही कह रहा हूं ना गलत कह रहा हूं? तो तीसरी मांग है इस देश के अंदर आना तो पेंशन व्यवस्था होनी चाहिए। इस देश के अंदर 18 साल से सरकारी सर्विस शुरू होती है और 60 साल पर उनका रिटायरमेंट होता है और 60 साल के रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलती है, एसी में बैठने के बाद भी, मोटी तनख्वाह पाने के बाद भी उन्हें पेंशन व्यवस्था होती है या नहीं होती है? मेरी आवाज आ रही है पीछे? होती है। और देश के किसान की मेहनत कब से शुरू होती है? जब उसकी उम्र मात्र 5 वर्ष की होती है, 5 साल। हमारे बुजुर्ग किसान बैठे हैं पीछे, कौन पीछे बैठे हैं, कौन आप खड़े होना, थोड़ा आप खड़े होना, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। सत्य बताना, जब आपकी माताजी, जब आपके पिताजी खेत में काम करते थे तो मैया क्या कहती? कमंडल में पानी लेना बाबा क्या? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मेहनत शुरू की है किसानों ने और 90 साल तक कोई रिटायरमेंट नहीं होता, उनका रिटायरमेंट नहीं होता। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो इस देश के किसान जो ईमानदारी से इस देश का पालन करता है, पोषण करता है, वो किसान को अच्छी अच्छी फसलें देता है। इतना ईमानदार भोली कौम होती है किसान कि इस देश के लिए जब अपना गेहूं लेकर मंडी जाता है तो 4 बार छटनी लगवाता है, 4 बार। अगर टमाटर लेकर जाता है तो सड़े गले टमाटर अपने घर रख लेता है और अच्छे अच्छे टमाटर मंडी लेकर जाता है इस देश के लिए। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मैं पूछना चाहता हूं राजनीतिक नेताओं से, बड़े बैठे अधिकारियों से, किसी में इतनी हिम्मत है जो 20 साल के नौजवान को हाथ में राइफल देकर बॉर्डर पे लड़ने भेज दे? है किसी में राजनीतिक पार्टी के नेता में हिम्मत? देश के अंदर ईमानदारी से किसान काम करता है और अपने पुत्र को बॉर्डर पर खड़ा करता है इस देश की रक्षा के लिए। हमारे बीच हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, वो भी हमारे भाई हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। ये नहीं है, क्योंकि जो जवान है वो भी किसान के पुत्र है। उसकी मां से पूछो जो 20 साल का लाल को इस बॉर्डर पर शहीद होने के लिए भेजती है। इतनी ईमानदारी के साथ काम करने वाला इस देश का किसान दुखी क्यों? ये सवाल आपने कभी पूछा? क्या आपके ध्यान में नहीं आता कि आखिर हमारे देश का किसान दुखी क्यों? क्योंकि हम जातिवाद में बढ़ चुके हैं, धर्मवाद में बढ़ चुके हैं, असली कौम से हम दूर भाग रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हमें अपनी असली कौम किसान में वापस आना चाहिए। तो पेंशन व्यवस्था में इसलिए सरकार से मांग रहा हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, संगठन के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी इसी भाव के साथ लड़ रहे हैं और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी स्वराज में जुड़िए और ईमानदारी से लड़िए। जब हमारा शरीर 60 साल की अवस्था पर पहुंच जाता है तो काम करना बंद कर देता है, तो हम अपने परिवार के बच्चों पर बोझ बन जाते हैं। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जब हमें
हमें 60 साल की उम्र पर पहुंचकर हमें 10,000 रुपया महीना की पेंशन होगी तो हम उस समय अपने बच्चों के ऊपर बोझ नहीं होंगे। हम आराम से अपना सुकून से पेट भर सकेंगे और कुछ पैसे बचेंगे तो अपने नाती के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकेंगे। मैंने किसान की गरीबाई के हालात देखे हैं कि तुम्हारे गांव में भी चाट पकौड़ी बेचने वाला भी आता होगा, सेब संतरे केले बेचने वाला भी आता होगा और आपका नाती आपसे चिपक जाता होगा कि बाबा केला दिखा दो, बाबा केला दिखा दो। उसे नहीं मालूम कि बाबा के हालात क्या है, उसकी फसल नहीं बिक रही बाबा की, बाबा की जेब में टूटी कौड़ी नहीं है और आप भी अपने अपनी जेब में हाथ डालते हैं और हाथ महसूस कर रह जाते हैं। मन तो बहुत होता है नाती को केला खिलाने का, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि हम उसके मन को मार कर रह जाते हैं। बताओ मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो इस सरकार से हम मांग रहे हैं वो हमें देना क्यों नहीं चाहती सरकार? अरे केसीसी माफ मत करो, बिजली माफ मत करो, पानी महंगा कर दो, हमें कोई परेशानी नहीं है, बस हमें हमारी फसल के रेट दे दो, हमें हमारा किसान आयोग दे दो, हमें हमारी पेंशन व्यवस्था दे दो। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और चौथी बात माननीय राष्ट्रपति जी या जितने भी बैठे हैं, लोग हमारी गरीबी के गाल पर थप्पड़ मारते हैं। हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, हम किसान हैं और ये हमारी मजाक बनाते हैं, गरीबी के गाल पर थप्पड़ मारते हैं। वो कैसे? हमारी बेटी जवान हो गई, उसकी शादी उम्र हो गई, अब हमारे पास पैसा नहीं है और सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि बेटी की शादी कैसे करें। जमीन भी हमारी बिक चुकी है इन कर्जों में, गलत नीतियों के कारण हमारी जमीन भी बिक चुकी है, लेकिन बेटी की शादी के लिए कोई भी पिता, कोई भी माँ, कितना भी गरीब हो, वो भी ये सोचती है कि मेरी बेटी की जब शादी हो तो मेरी तहरी से। सोचती है नहीं सोचती है? कितनी भी गरीब माँ होगी वो भी 50 रुपए बचा के रखेगी कि मेरे दामाद आएंगे मैं उन्हें विदा में दे दूंगी। लेकिन इन सरकार की गलत नीति, ये गरीबी की उपहास बनाते हैं, मजाक बनाते हैं और हमारे गाल पर थप्पड़ मारते हैं। कैसे? कि हमारी बेटी का नाम ब्लॉक से लिखवा देते हैं कि तुम्हारी बेटी की शादी ब्लॉक से होगी। मजबूर पिता, मजबूर माँ अपनी आत्मा को कोसते हुए बैठ जाती है और सोचती है कि लड़की जवान है, कोई उल्टा सीधा काम हो गया, हमारी बदनामी हो जाएगी और रोते हुए वो ब्लॉक में नाम लिखवा देती है, ब्लॉक में नाम लिखवा देते हैं और अपने किसी सगे संबंधी को भी नहीं बताते हैं कि हम बेटी की विदा कर रहे हैं। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? और बेटी के पीले हाथ करने के लिए ब्लॉक पर जाकर उसकी फामरे डलवाते हैं और वहां से वापस आते हैं रोते बिलखते हुए। मन में बहुत अरमान थे जब बेटी ने जन्म लिया कि जब मेरी बेटी उम्र की होगी, शादी के योग्य होगी तो मैं अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करूंगा, अपनी दहेज से शादी करूंगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? सरकार की गलत नीतियों ने हमारी बेटी को भी छीन लिया। फिर वो बेटी जब अपने ससुराल पहुंचती है, जब वो बेटी अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां पर उसको जिल्लत मिलती है, उसकी सास उसे ताने देती है, उसका देवर उसे ताने देता है, उसकी नंद उसे ताने देती है, कहती है कि देखे तेरे बाप बड़ा लक्ष्मी चंदे, जब इतने ही लक्ष्मी चंदे तो ब्लॉक से क्या चौक करो। वो बेटी जो अपनी इज्जत को बचा के तुम्हारे साथ रूखी सूखी रोटी खाने की थी, उस बेटी को भी लौटकर वो तुम्हारे पास फोन नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती कि मेरा पिता गरीब है, मैंने उसके साथ बाजरे की रोटी खाई है। अगर मैं ये बात उसे बताऊंगी तो पीड़ा होगी, दुख पहुंचेगा और आपकी हत्या भी कर सकता है पिता। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग है कि हमारी बेटी का पैसा उसके खाते में आना चाहिए और हम ब्लॉक में शादी नहीं करेंगे, अपनी बेटी की शादी अपनी तहरी से करेंगे, हम ब्लॉक में शादी नहीं करेंगे। तो पैसा उसके खाते में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, वे हम बैठे हैं,
और जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं मुझे, मैं जीवन के उन अनुभवों से बताना चाहता हूं जो मैंने दुख की घड़ियों में देखे हैं। बुजुर्ग कहते हैं जाति ना फटी दवाई होगा जानत नहीं पढ़ाई। मैंने दुख को नजदीक से देखा है, मैंने एहसास किया है किसान की गरीबी को, क्योंकि मैं भी एक किसान पुत्र हूं। मैंने भी गरीबी को नजदीक से देखा है। हम बस आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर हमारी चारों मांगों में एक भी कोई गलत हो तो आप कतई स्वास्थ्य से ना जुड़े। अगर सही है तो एक साथ दो हाथ उठाकर आए, हम समाज में जुड़ेंगे। मेरे साथियों, बोलने के लिए पीड़ा बहुत है मेरे दिल में, इतनी पीड़ा है कि वो दर्द आपसे जुड़ा है, बिल्कुल आपसे जुड़ा है। लेकिन मजबूरी ये है कि लंबा सफर था, थोड़ा समय ज्यादा लग गया, इसलिए समय भी काफी हो चुका है। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी किसान भाइयों को कि पंचायत में इतने लंबे समय तक आपने इंतजार किया। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी बात अगर गलत हो या मैं कुछ गलत बोला हूं, आप विचार करना और चारपाई पे लेटकर कि भारतीय किसान यूनियन को अधिकार दिलाने का, कमजोरों को उनके वाजिब अधिकार दिलाने का, प्रशासनिक अधिकारी मुझे अपराधी बताते हैं, क्या मैं आपको शकल से अपराधी करना हूं? बताइए भाइयों, प्रशासनिक अधिकारी मुझे कहते हैं गैंगस्टर है, 14 मुकदमे दर्ज है। हाँ दर्ज है मुकदमे, हाँ मैं हूं गैंगस्टर, लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए हूं जो गरीब कमजोर किसानों के अधिकार खा रहे हैं। मैं उन गरीब किसानों के जो उनके अधिकार खा रहे हैं, कोई यहाँ पे मिलोगा वो अधिकार माइक की बैटरी डाउन है। अब आप मुझे ये बताएं मेरे भाइयों कि भारतीय किसान यूनियन स्वराज जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानंद कुलदीप पांडे जी हैं, अगर किसानों की आवाज को जब लड़ा जाएगा दिल्ली की सड़कों पर, लखनऊ की सड़कों पर, तो आप में से कितने लोग होंगे जो स्वराज के साथ लड़ने के लिए तैयार होंगे? कितने लोग होंगे? भारतीय किसान यूनियन अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।